भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड ईयर पेपर 1 एजुकेशन साइकोलॉजी की है। इसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट करा रहे थे और फर्स्ट यूनिट में आज हम रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी बताएंगे। मतलब एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में क्या संबंध है, आज हम इसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा व मनोविज्ञान में संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान के सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय है। मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान में जो है सिद्धांत और व्यवहार आपस में मिले रहते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध जो है एक दूसरे से जो मिले हुए हैं, तो मानव के समन्वित व संतुलित विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर कर ही शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसलिए क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है और शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। मतलब जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें मानव विकास कैसे होता है इसका पता चलता है, और सीखने के क्या प्रदान करने की चेष्टा जो है शिक्षा रखती है कि मतलब क्या सिखाया जाए, ये हमें शिक्षा से पता चलता है। और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। मतलब जब हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कब और क्यों सिखाया जाना चाहिए, इनके आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान से ही पता चलता है। शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो मानव व्यवहार है, क्योंकि दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित हैं। हम परिभाषाओं से जो है ये समझ सकते हैं। ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि ये जो है व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। तो मानव व्यवहार से रिलेटेड हुई शिक्षा। इसी प्रकार पेशबरी की जो परिभाषा देखते हैं मनोविज्ञान की, तो वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार दोनों ही मानव व्यवहार से जुड़े हुए हैं। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के द्वारा हम जो है मानव के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और मनोविज्ञान के द्वारा हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मानव व्यवहार में किस तरीके से कब उत्तम तरीके से हमें परिवर्तन करना चाहिए। जब हम शिक्षा और मनोविज्ञान का एक साथ अध्ययन करते हैं तो इसका हमें पता चल जाता है। इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में स्वाभाविक संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही मानव व्यवहार से जुड़े हुए हैं। इसलिए शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि शिक्षा को किन सिद्धांतों का उपयोग कर कर मानव व्यवहार का परिवर्तन करना चाहिए, ये मनोविज्ञान ही बताता है, क्योंकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। बीएन झा ने कहा है कि शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार से वह किया जाता है उसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक खोज ही हमें शिक्षा के मार्ग को या शिक्षा के विकास के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इसलिए इसी संदर्भ में जो है रायन ने भी कहा है कि आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम मित्रता संघर्ष का वातावरण पाते हैं, और अब इसमें परंपरागत औपचारिकता, मजबूरी, मौन, तनाव और दंड की अधिकतर जो है दर्शन नहीं होते। कारण क्यों है? अब हम शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग करने लग गए हैं, और जितना ज़्यादा मनोविज्ञान का प्रयोग होगा, शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, वो बदलते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का क्या योगदान है, क्योंकि मनोविज्ञान से जब से हमने मनोविज्ञान पर ध्यान देना शुरू किया है या मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना शुरू किया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन शिक्षा के वैचारिक
और व्यावहारिक दोनों प्रकार के परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। सबसे पहला परिवर्तन है मनोविज्ञान का, जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। बालकों को महत्व, जब तक मनोविज्ञान का अध्ययन करना नहीं शुरू किया था या शिक्षा मनोविज्ञान का चलन नहीं था, तब तक बालक को महत्व नहीं दिया जाता था। अध्यापक ही प्रधान होता था। अध्यापक ही तय करता था कि उसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। बालक को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। सारा महत्व अध्यापक का होता था और इसलिए उस वक्त ये समझा जाता था कि बालक का जो मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है, वो खाली बर्तन के समान है। सिर्फ शिक्षक का कर्तव्य है उसे भरना। बालक की रुचि और उसके दृष्टिकोण पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता था, उसकी विकास की अवस्था पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना शुरू किया गया है, शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो गई है। अब शिक्षा में बालक का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसलिए अब बालक के अनुसार शिक्षा होती है, शिक्षा के अनुसार बालक को नहीं बनना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब बालक को महत्व दिया जाने लगा है। इसके अलावा बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, पहले प्राचीन पद्धतियों में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था कि बालक की आयु कितनी है। उसे एक से शिक्षण विधियों से, कम उम्र का बच्चा हो चाहे बड़ी उम्र का बच्चा हो, सबको एक ही शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाया जाता था, जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है, दोषपूर्ण है। क्योंकि जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और जो तरीके हम बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं उन तरीकों का उपयोग हम छोटे बच्चों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान की रुचियाँ, आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। और इसलिए हमें अपने खेलने की पढ़ाने के जो तरीके हैं उन्हें भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जो बाल्यावस्था में बच्चा खेल ज़्यादा पसंद करता है तो उसे खेल खेल में सिखाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में आता है तो अन्य विधियों के द्वारा भी उसे सिखाया जा सकता है। तो ये अंतर कि बालक को किन अवस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये मनोविज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। इसके अलावा बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को महत्व, मनोविज्ञान ने सबसे बड़ा योगदान दिया है कि हम अब बालक की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को महत्व देने लग गए हैं। इसलिए अब बच्चों को ये अपने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार अपने विषय चयन करने की इजाज़त दी जाती है। बालक जब अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है तो वो ज़्यादा जल्दी सीखता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य करने लग जाता है। जबकि पहले हम जो है बालक की रुचियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, तो पढ़ाई जो है नीरस होती चली जाती थी, बालक उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे और अनेक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान शिक्षा बालक की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को महत्व देकर आगे बढ़ रही है, जिससे बालकों का विकास में कोई भी कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़ता। इसके अलावा बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व, हर बच्चा अपने आप में अलग है और ये मनोविज्ञान ने ही सिद्ध किया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। कोई भी दो बच्चे आपस में समान नहीं हो सकते। जब बच्चे समान नहीं हैं तो उनकी शिक्षा क्यों समान हो, उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं में भी अंतर होना चाहिए। क्या हम मंदबुद्धि को प्रतिभाशाली बालक के साथ पढ़ा सकते हैं? क्या किसी शारीरिक दोष वाले बच्चे को सामान्य बच्चे के साथ पढ़ा सकते हैं? उनके लिए हमें अलग अलग विद्यालयों या कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस चीज़ का महत्व हमें जो है मनोविज्ञान के द्वारा ही हुआ है। मनोविज्ञान के अध्ययन से ही हमें पता चला है कि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, रुझान और क्षमताएं, योग्यताओं में अंतर होता है और उन्हीं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार, क्योंकि जो पहले शिक्षा पद्धति थी उसमें प्रत्येक बच्चों को सारे विषय जो है अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते थे और पुस्तकीय ज्ञान पे ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया जाता था। और मनोविज्ञान ने इस पाठ्यक्रम की जो है कटु आलोचना की है, क्योंकि जिसमें पुस्तकीय ज्ञान हो और सिर्फ
बच्चों को अनिवार्य रूप से सारी चीज़ें पढ़नी पड़े, वो सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे की आयु, रुचियाँ और मानसिक योग्यताओं अलग अलग हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, उसी तरीके से उनके पाठ्यक्रम में भी अंतर आना चाहिए। इसलिए आधुनिक समय में 8वीं क्लास के बाद पाठ्यक्रम में साहित्य, वैज्ञानिक, वाणिज्य अलग अलग वर्गों में उसे विभाजित कर दिया जाता है, ताकि बच्चा अपनी रुचियों और अपनी मानसिक योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके। इसके अलावा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पे बल। पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, उसके अंदर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को महत्व दिया था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा और किसी चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन मनोविज्ञान की वजह से अब हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, और इसलिए शिक्षा के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया जाता है, ताकि बच्चे का प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, हर क्षेत्र में वो विकास कर सके। इसलिए आजकल के विद्यालयों में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का विशेष व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में उसके विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। क्योंकि पहले के अध्यापकों को सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था, वो नहीं जानते थे कि एक बालक देर से क्यों सीख रहा है और दूसरा बालक तेजी से क्यों सीख रहा है, उसके कारण को वो नहीं समझ पाते थे। और मनोविज्ञान ने हमें ये बताया कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, उसके नियमों के बारे में हमें बताया, और जिसकी वजह से हम अब जो है बच्चे को कम समय में अधिक अच्छी तरीके से सिखा पाते हैं, और उसके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार उन्नति होती जा रही है। इसके अलावा शिक्षण विधियों में भी सुधार हुआ है। प्राचीन काल में सिर्फ हम मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे, और बालक को स्वयं सीखने का बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया जाता था। बालक सिर्फ एक श्रोता मात्र बन के रह जाता था, और सिर्फ उसे शिक्षक के द्वारा कही गई चीज़ों को कंठस्थ करना होता था, रटना होता था। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करता था। लेकिन मनोविज्ञान के कारण शिक्षण जो विधियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अब हम जो है बालक के स्वयं सीखने पर बल देते हैं, इसलिए करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, और साथ में हम रेडियो, पर्यटन, चलचित्र आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। रायबन ने कहा है कि मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा अनुशासन की नई विधियां आई हैं। जब तक मनोविज्ञान का व्यक्ति को ज्ञान नहीं था, तब तक अनुशासन की जो प्रक्रिया थी या अनुशासन की जो विधि थी वो बहुत जो है शारीरिक दंड पर आधारित थी। विद्यालयों में बच्चों को बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था, उनके अंदर भय और आतंक का माहौल बन जाता था। विद्यालय के अंदर बड़ा ही कठोर वातावरण का निर्माण किया जाता था, जो कि उनके मनोविज्ञान पर, बालकों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता था, और इससे उनके अंदर शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा हो जाती थी। अब मनोविज्ञान के आने की वजह से, मनोविज्ञान का ज्ञान होने के बाद, अब कठोर अनुशासन के स्थान पर प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति को स्थान दिया जाता है, और स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। अनुशासनहीनता के कारणों की खोज की जाती है और उन्हें दूर करने का परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में नई मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। पहले सिर्फ हम बच्चे के ज्ञान का पता करने के लिए मौखिक और लिखित परीक्षाओं का प्रयोग करते थे। इन्हीं के आधार पर हम जो है कहते थे कि कौन बच्चा पढ़ाई में कितना आगे है। लेकिन अब मनोविज्ञान ने अनेक नई विधियों की खोज कर दी है, जिनसे हम किसी भी बालक की मानसिक स्तर का ज्ञान कर सकते हैं। इसके अलावा उसके जीवन के बहुत से और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षाएं, व्यक्तित्व परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, सृजनात्मक ताकि खोज करने वाली परीक्षाएं। इस बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग मनोविज्ञान के कारण अब शिक्षा के क्षेत्र में होने लग गया है। इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता, मनोविज्ञान की वजह से अब हम
शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम किस तरीके से आसानी से बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हम बालक के व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, तो हम शिक्षा के उद्देश्यों की आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं और उसमें हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। मनोविज्ञान की सहायता के बिना शिक्षक यह नहीं जान पाता कि उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा संबंध तरीका विकास, मतलब रायबन कहते हैं कि शिक्षा में 3 प्रकार का संबंध होता है। एक तो बालक और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध और बालक और विषय का संबंध। और शिक्षा में सफलता तभी मिल पाती है जब हम इन तीनों संबंध का उचित प्रकार से जो है निर्माण करें। और अर्थात ये हो सकता है जब हम जो है इनका सही तरीके से हम निर्माण करेंगे तो बच्चा इनसे लाभान्वित हो सकता है। और मनोविज्ञान इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सहायता देता है। रायबन ने कहा है कि जब हम इन संबंधों का उचित दिशाओं में विकास करने का प्रयत्न करते हैं तो मनोविज्ञान हमें सबसे अधिक सहायता देता है। इसके अलावा नए ज्ञान का आधार और पूर्व ज्ञान, मनोविज्ञान ने हमें बताया कि हम जो है जब भी कोई नए ज्ञान दें तो उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते चलें। जब हम किसी भी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, उसे संबंधित कर देते हैं, तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। स्टाउट का मत है कि शिक्षा सिद्धांत को मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब इस सिद्धांत का उपयोग करके हम किसी भी बालक को आसानी से सिखा सकते हैं और ये जो है एक मुख्य सिद्धांत है स्टाउट के अनुसार। इस प्रकार हमने जाना कि मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन किए हैं, कैसे अपना योगदान दिया है और शिक्षा की पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया है। आज के हम वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।